हे हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसने स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। भारत की एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका हर एक कारनामा न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे इसरो के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपको इसरो के बारे में 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप 10 अनबिलीवेबल फैक्ट्स अबाउट इसरो। आगे आने वाले 10 मिनट में मैं आपको इसरो का 1960 से लेकर 2017 तक का सफर बताने वाला हूँ। नंबर 1, हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। जहां दूसरे देश स्पेस में जाने की तैयारी में लगे थे, वही भारत गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं से घिरा हुआ था। ऐसे में भारतीय लोगों के लिए स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन जैसी बातें किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर विक्रम साराभाई उन लोगों में से थे जिनका ये मानना था कि दुनिया भर के देशों में अगर भारत एक महत्वपूर्ण देश बनना चाहता है तो उसे आधुनिक तकनीक को अपनाना ही होगा और उसका उपयोग समाज के समस्याओं का हल निकालने में करना होगा। और इसी इरादे के साथ उन्होंने इसरो की स्थापना साल 1969 में भारत स्वतंत्रता दिवस पर की थी और इसीलिए उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है इसरो की शुरुआत एक चर्च से हुई थी? हालांकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पेस रिलेटेड विषयों पर डेवलपमेंट और रिसर्च साल 1960 से शुरू कर दी थी। उन दिनों ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी शुरुआती चरण में होने के कारण उनके पास अपना खुद का वर्कशॉप नहीं था। स्पेस रिलेटेड विषयों पर वर्क करने के लिए उन्हें एक वर्कशॉप की तलाश थी, जो कि केरला में एक लोकल कैथलिक चर्च सेंट मैरी मैगडालन के मिलने पर पूरी हुई। उसके बाद क्या था, उन्होंने चर्च को मॉडिफाई करके एक काम चलाऊ वर्कशॉप और लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया और इसी तरह एक चर्च में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। अगर आप चाहे तो आप इस चर्च को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में विजिट भी दे सकते हैं। नंबर 3, भारत का सबसे पहला रॉकेट, जिसे इंडिया फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, उसे 1963 में लॉन्च किया गया। हालांकि यह रॉकेट भारत का अपना बनाया हुआ नहीं था। इसके लिए उसे रशिया और फ्रांस से मदद लेनी पड़ी और इस तरह भारत का पहला रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल रहा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन पर लाया जाना था तब वो एक साइकिल की मदद से लाया गया। और इसी तरह 1981 में एप्पल सैटेलाइट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इसरो की ये बात एक सीख तो जरूर दिलाती है कि उन्होंने अपनी आर्थिक और टेक्नोलॉजी रिलेटेड समस्याओं को कभी भी अपनी मार्ग की रुकावट बनने नहीं दिया। नंबर 4, हजारों साल पहले एक भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट ने यह पता लगाया था कि पृथ्वी की सतह सपाट ना होके गोल है और वो पृथ्वी ही है जो सूरज के चक्कर लगा रही है, ना कि सूरज पृथ्वी के। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी इस खोज का कभी श्रेय नहीं मिल पाया। ऐसे महान व्यक्ति के सम्मान में 19 अप्रैल 1975 में जब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया तब उसे आर्यभट्ट का नाम दिया गया। हालांकि आर्यभट्ट पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया था, लेकिन इसके लॉन्चिंग के लिए भारत को रशिया से मदद लेनी पड़ी। नंबर 5, साल 1979 तक इसरो अपने खुद के सैटेलाइट बनाने में तो कामयाब हो चुका था, लेकिन उन्हें स्पेस में लॉन्च करने के लिए उसे दूसरे देशों के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन साल 1980 में इसरो ने ना कि अपना खुद का सैटेलाइट बनाया, बल्कि उसे बड़ी सफलता के साथ स्पेस में भी लॉन्च कर दिया। रोहिणी ये भारत का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च मिशन था। इसका मतलब इस सैटेलाइट के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह भारतीय तकनीक और साधनों का इस्तेमाल किया गया था और इसी मिशन के साथ भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो अपने तकनीक के बल पर स्पेस में जाने में सफल हो गए। नंबर 6, चंद्रयान 1 भारत का पहला मून एक्सप्लोरेशन मिशन था, जो कि साल 2008 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह की छानबीन करना और नए धातुओं की, नए एलिमेंट्स की खोज करना था। और इसके लिए मून इम्पैक्ट प्रोब MIP नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाना था। पर 18 नवंबर 2008 में जब MIP चांद की सतह पर लैंड हुआ तब उसने कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली जिसके वजह से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया
जिसने चांद पर पानी होने का सबूत पेश किया। ये मिशन भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ही कारगर साबित रहा, क्योंकि जब MIP चांद पर लैंड हुआ तब उसके चारों ओर इंडियन फ्लैग बना हुआ था और इस मिशन के चलते भारत चौथा ऐसा देश बना जो कि चांद के सतह पर जाकर अपना राष्ट्रध्वज लहराने में कामयाब रहा। नंबर 7, चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण के बाद इसरो ने एक कदम और बढ़ाकर 2013 में मंगलयान, जिसे द मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जाना जाता है, लॉन्च किया। इस मिशन के सफल परीक्षण के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाले देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर आ गया। इतना ही नहीं, इस मिशन के चलते भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो कि अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने में कामयाब रहा। अब रुक करते हैं कुछ मज़ेदार बातों पर। मंगलयान के पूरी मिशन का बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपए था, जिसे पर किलोमीटर के हिसाब से मापा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6 रुपए पर किलोमीटर में इसरो का मंगलयान मंगल ग्रह पर पहुंचा था। 2013 में बनी हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी का बजट मंगलयान से भी ज़्यादा था। पिछले 40 सालों में इसरो का जितना भी खर्चा हुआ है वो नासा के 1 साल के खर्चे के आधे से भी कम है। यहाँ हमें एक सीख तो ज़रूर मिलती है कि बड़ी सफलता बड़े पैसों के साथ नहीं आती। नंबर 8, कुछ सालों पहले 1986 में इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन बनाना चाहता था। ये एक ऐसा इंजन था जो कि बहुत कम ईंधन की खपत में ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने की काबिलियत रखता था। लेकिन इस तकनीक से अनजान होने के कारण इसरो ने अमेरिका से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर ठुकरा दिया कि भारत इस तकनीक का उपयोग न्यूक्लियर वेपन्स में कर सकता है। दूसरी तरफ रशिया ने अमेरिका के दबाव में आकर तकनीक देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने 7 क्रायोजेनिक इंजन देने में भारत को मदद की। बिना तकनीकी मदद के इन इंजन को समझना कुछ ऐसा था जैसे एक छोटे बच्चे को हवाई जहाज उड़ाने देना। लेकिन फिर भी 14 सालों के अथक परिश्रम के बाद साल 2014 में भारत ने ना कि अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, बल्कि उसे बड़ी सफलतापूर्वक स्पेस में भी लॉन्च कर दिया। नंबर 9, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश होंगे जिनके पास अपनी खुद की नेविगेशन सिस्टम है और भारत उन देशों में से एक है। जी हाँ, भारत ने इसरो की मदद से अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लिया है। इसे आप GPS का इंडियन वर्जन भी कह सकते हैं, जिसके चलते भारत को GPS पर निर्भर नहीं रहना होगा। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 1999 के कारगिल वॉर में जब भारत ने अमेरिका से GPS की मांग की थी, तब अमेरिका ने उसे देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तभी भारत ने यह ठान लिया था कि वो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना लेगा और 28 जुलाई 2016 को भारत का नेविगेशन सिस्टम IRNSS पूर्ण रूप से शुरू हो गया। फिलहाल IRNSS की सर्विस भारत और उसके पड़ोसी देशों तक सीमित है, पर नज़दीकी भविष्य में यह सर्विस दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध की जाने वाली है। नंबर 10, 15 फरवरी 2017, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। Five, 4, 3, 2, 1, 0, +1. और अब बात अंतरिक्ष में भारत के महारिकॉर्ड की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आज इतिहास रच दिया। चेन्नई के श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 उपग्रह छोड़े गए। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। 104 सैटेलाइट में से 3 भारत के, 96 अमेरिका और बाकी बचे एक इजराइल, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड और UAE के थे। इन सब में भारत का कार्टोसैट 2 सैटेलाइट काफ़ी बड़ा यानी 700 किलो वजनी था और इसी मिशन के साथ भारत ने रशिया का एक साथ स्पेस में 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का 3 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, हमें इसरो पर गर्व होना चाहिए जिसने हमारे भारत को इस मुकाम पर लाकर रख दिया। इसरो हमें एक सीख तो ज़रूर दिलाता है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए
बड़ा पैसा या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो आपकी लगन, आपकी मेहनत और एक विश्वास जो हमेशा कहे कि हम होंगे कामयाब। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि हिंदी में बनाया हुआ है। आगे आने वाले वीडियोस आपको किस भाषा में चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश? इसका वोटिंग पोल मैंने यहाँ आई बटन पर दे रखा है। ज़्यादा वोट पाने वाले लैंग्वेज पर मैं आगे चलकर वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।